मेरठ। सर अगर आप क्रांतिकारियों के बारे में बात करने जा रहे हो, अगर आप ऐतिहासिक या इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हो, सर अगर आप धार्मिक ग्रंथों के बारे में बात करना चाह रहे हो, सर आप भूगोल के बारे में बात करना चाहते हो, भौगोलिक दृष्टि से बात करना चाहते हो, ज्योग्राफिकली बात करना चाहते हो, तो सर मेरठ सबसे उत्तमों में एक है। कैसे है सर, एक एक करके बात करते हैं। सर अगर मैं मेरठ को धार्मिक ग्रंथों की दृष्टि से बताऊं, स्पेशली हमारे दो महाकाव्य, एक रामायण और एक महाभारत, दोनों की दृष्टि से मेरठ सबसे क्या है, दोनों का संबंध मेरठ से डायरेक्टली है। कैसे है सर, मेरठ का ही पुराना नाम माया राष्ट्र हुआ करता था, जिसे मैं राष्ट्र भी कहते हैं। मैं राष्ट्र का मतलब मैं का प्रदेश, और मैं जो था वो एक असुर हुआ करता था, और इसी असुर के प्रदेश को मय का प्रदेश कहते थे। और इसी मय की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था मंदोदरी, और मंदोदरी का विवाह हुआ था रावण के साथ। तो इसका मतलब मेरठ जो है वो रावण की सीधी सीधी क्या बन जाती है, ससुराल बन जाती है। तो ये तो हुआ रामायण से संबंध मेरठ का। इसके अलावा सर मेरठ में हस्तिनापुर पड़ता है, और सभी को पता है कि सर हस्तिनापुर महाभारत के टाइम में कौरवों की राजधानी रही है। इसके अलावा मेरठ में ही विदुर का टीला मिलता है। विदुर जानते हैं ना, महाभारत में जो धृतराष्ट्र और पांडु थे उनके सौतेले भाई हुआ करते थे विदुर। तो विदुर के टीले मिलते हैं, कुछ टीलों की हाइट तो 50 से 60 फीट तक मिल जाती है। और ये विदुर के टीले साक्षात बताते हैं महाभारत के कुछ प्रसंगों या कहानियों के बारे में। इसके अलावा मेरठ में एक ब्रह्मगंगा घाट पड़ता है जिसे द्रौपदी घाट भी कहते हैं। दरअसल हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो रहा है ना सर वो महाजनपदों की दृष्टि से विशेष रहा है, स्पेशली पांचाल राजा ध्रुपद का आपने नाम सुना होगा। उनकी एक बेटी हुई थी द्रौपदी, जिसे पांचाली भी कहा जाता है। तो द्रौपदी घाट इसको बोलते हैं, या फिर यहीं से ही हमें द्रौपदी रसोई के साक्ष्य मिले हैं। द्रौपदी की जो रसोई हुआ करती थी वो यहीं आसपास हुआ करती थी। सर ये संबंध है डायरेक्टली किससे, महाभारत से। सर बात करें हम भौगोलिक दृष्टि से, ज्योग्राफिकली, तो जो मेरठ पड़ता है ना सर, ये मेरठ गंगा और यमुना के बीच में पड़ता है। तो गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं, और दोआब जो होता है ना दो नदियों के बीच का, उससे सबसे उपजाऊ होता है। तो कहीं ना कहीं मेरठ भौगोलिक दृष्टि से भी क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। अब बात करते हैं सर क्रांतिकारी दृष्टि से। क्रांतिकारियों का स्थल और इसके अलावा जाबाजों की भूमि ही सर मेरठ कही जाती है। और ये ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसके पूरे सबूत हैं। जैसे मैं आपको अगर 11वीं शताब्दी की बात बताऊं, तो 11वीं शताब्दी में आपने एक नाम सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो गोरे का गुलाम था, और उसने गुलामश की नींव रखी थी भारत के अंदर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से डायरेक्ट लड़ाई की है भाई साहब मेरठ वासियों ने। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा 14वीं शताब्दी में तैमूर का, तैमूर से लड़ाई की है भाई साहब मेरठ वासियों ने। बस फर्क इतना है कि उस वक्त मेरठ दिल्ली के अधीन हुआ करता था, लेकिन भैया जाबाज तो जाबाज है, क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी है। इसके लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण 1857 की क्रांति। बहुत रोचक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। सर 1857 की क्रांति डिसाइड की गई थी कि हम इस क्रांति को 31 से 31 मई 1857 को करेंगे, ठीक है जी। रोणोजी बापू ने बकायदा स्ट्रेटेजी, रणनीति बनाई। प्रॉब्लम यह है कि यह क्रांति समय से पहले शुरू हो गई, 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी, और मेरठ से शुरू हो गई थी। दरअसल इससे पहले घटना घटित हुई। दरअसल सैनिकों में ये अफवाह नहीं, मतलब आप ये कह लो कि बिल्कुल सच्चाई थी कि जो कारतूस है वो गाय और सुअर की चर्बी की बनी है। और मंगल पांडे को ये बात कई तौर पर, जिनके साथ भेदभाव होता है ना, छुआछूत, वो बता चुके हैं कि सर आप जो बोल रहे हो ना छुआछूत वाला, आप आप क्या हो चुके हो, आप वो हो चुके हो, अशुद्ध हो चुके हो। क्यों? क्योंकि आप जिस कारतूस का इस्तेमाल करते हो वो गाय सुअर की चर्बी के बने। इस बात पर मंगल पांडे काफी बार भड़के भी है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जब मंगल पांडे को ये बात पता चली तो उन्होंने उसके इस्तेमाल से साफ मना कर दिया। लेकिन बाद में इनकी मुठभेड़ हो गई थी कर्नल बाग से, और उन्होंने उसकी गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या। और इसी के आरोप में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। और इसी का ही एक कारण है, कई सारे कारणों में, कि 10 मई 1857 में मेरठ में क्रांति हो गई थी। दरअसल आपने एक नाम सुना होगा, हवलदार थे जिनका नाम था मतादीन हवलदार। मतादीन हवलदार हुआ करते थे, उस वक्त विक्टोरिया पार्क था। दरअसल हुआ यह था कि मेरठ के अंदर 85 जो घुड़सवार थे, स्पेशली उन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और चरबे वाले कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तो जब उन्होंने मना किया तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके विक्टोरिया पार्क में बंद कर दिया।
तो उसी 10 अप्रैल को 6:30 बजे मतादीन नाम के हवलदार ने उन्हें विक्टोरिया पार्क में जाकर आजाद करा दिया। तो ये भी मेरठवासी है। और आपने स्पेशली 2 नाम सुने होंगे, और गुज्जर है दोनों, दोनों गुज्जर। एक आपने कदम सिंह का नाम सुना होगा और एक आपने धन सिंह गुज्जर का नाम सुना होगा नाम, दोनों फेमस है। कदम सिंह जिन्होंने इन 85 घुड़सवारों को नेतृत्व किया था, और जो आपके धन सिंह गुज्जर है, इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी 1857 की क्रांति में। तो सर जो मतादीन थे, इन्होंने आजाद करा दिया भैया 85 घुड़सवारों को। और जब 85 घुड़सवारों ने आजाद कराया तो इन्होंने मेरठ में ही अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। और जब इन पर धावा बोला गया तो फिर इन्होंने स्पेशली बागपत की तरफ से जाटों ने आंदोलन कर दिया था, बागपत की तरफ से जाट आ गए थे। तो सर दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को, मतलब कई सारे अंग्रेजों को तो खूनी कर दिया था यहां पर। उसके बाद बहादुर शाह जफर को, कहानी यहां से क्या होती है कि इन लोगों ने बहादुर शाह जफर को चढ़ा दिया कि भैया तू हमारा मुगल बादशाह रहा है, तूने राज किया, तुम्हारे वंशजों ने राज किया, भाई साहब पूर्वजों ने राज किया है, तुम उन्हीं के वंशज हो, तो भैया तुम करो दिल्ली पर राज, हम चलते हैं ना तुम्हारे साथ। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को ले गए दिल्ली पर, चढ़ाई कर दी दिल्ली पर। उसके बाद दिल्ली पर ही निकोलसन वगैरह इन्होंने आक्रमण किया, अटैक कर दिया, और बहादुर शाह जफर पराजित हुआ। और बहादुर शाह जफर को इन्होंने रंगून भेज दिया पेंशन पे। बस बहादुर शाह जफर का वही हुआ जो हुआ रंगून में। तो 85 घुड़सवारों की संपत्ति छीनी गई, इनको जेल, बाकायदा फांसी की सजा सुनाई गई थी। और अगर आप लोगों ने मेरठ में शहीद स्मारक या शहीद परिसर देखा हो तो वहां पर मंगल पांडे की बकायदा मूर्ति लगी हुई है। अगर आप वहां पर कभी देखोगे तो वहां पर मूर्ति भी वगैरह बनी हुई है। तो ये तो केवल गिने चुने नाम जो मैं बता रहा हूं, ये इतने नहीं है। अभी आप जब सुनोगे ना सारे नाम शुरू से, ये जो मतादीन है ना, 1857 की क्रांति में सबसे पहले इसी हवलदार का नाम आता है। क्योंकि इन्होंने 85 घुड़सवारों को क्या किया था, आजाद किया था। मैं उसका नाम भूल रहा हूं उस बुक का, जिसमें साफ साफ ये बात अंकित की गई है कि सर इस तरीके से ऐसा ऐसा है। ये तो हुआ क्रांतिकारियों की दृष्टि से, ये सारी चीजें जो हुई है मेरठ से संबंधित। इसके अलावा आपने अगर 6वीं शताब्दी में अशोक का नाम सुना हो, तो अशोक का एक स्तंभ मेरठ से ही मिला है, और मेरठ से उस स्तंभ को उठाकर ब्रिटिश संग्रहालय में लेके गए हैं उसको। ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है वहां पे लंदन में। शिलालेख हुआ करता था, बकायदा बलुआ पत्थर के बनते थे, राज्य देश लिखवा देते थे उन पर पत्थरों पर। अशोक ने ऐसे कई सारे लिखे हैं, तो भैया वो वहां पर है। इसके अलावा आप लोगों ने मेरठ का सराफा बाजार सुना होगा भाई साहब मेरठ का सराफा बाजार एशिया का नंबर 1 व्यवसाय मार्केट है, व्यापार जहां सबसे ज्यादा होता है एशिया का। सराफा बाजार मेरठ का कभी नाम सुना होगा। मेरठ का नौचंदी मेला आपने सुना होगा। भाई साहब हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता का प्रतीक है ये मेरठ का नौचंदी मेला। कभी देखना, कभी सुना होगा आपने। दोनों के लिए फेमस है, सराफा बाजार के लिए भी फेमस है और नौचंदी मेले के लिए भी फेमस है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा हस्तिनापुर अभ्यारण्य 1986 में मेरठ में बना था, वो यही है ना। तो कई सारी चीजें जो है वो मेरठ से संबंधित हो जाती है। ये तो मैंने आपको बेसिक तक थोड़ा थोड़ा बताया। कभी आप जब और डीप पढ़ोगे ना, ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। अगर आप कभी और डीप पढ़ोगे तो आप पता चलेगा कि मेरठ के बारे में कैसे कैसा है और क्या क्या चीज है। ठीक है।